नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में महबूब अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात पूर्वांचल के पिच से 24 की ललकार की, क्योंकि सपा के 2 किलो से हमला बोलते हुए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य ने 24 का बिगुल बजा दिया है। वही बात करेंगे नजरबंदी और नकारात्मक पॉलिटिक्स पर छिड़ी जंग की, क्योंकि सपा विधायक पल्लवी पटेल के हाउस अरेस्ट को लेकर सियासत गर्म हो गई है। वहीं बात करेंगे निकाय चुनाव के आरक्षण पर आई उस आपत्ति की, जिस पर भाजपा ने सपा को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। साथ ही बताएंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की हत्या के उस राज की जो खुलने वाला है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात सपा के गढ़ में शाह की स्ट्राइक, 300 सीट पर जीतेंगे फाइट। क्योंकि आज जब अमित शाह यूपी आए तो पूर्वांचल की धरती से 24 को लेकर बड़ी लकीर खींच गए। शाह ने 2024 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही, मतलब जो जीत 2014 में मिली 2019 में मिली, अब वैसी ही जीत का दावा अमित शाह ने 2024 के लिए कर दिया है। लेकिन शाह ने जहां जीत की हुंकार भरी, वहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती पर जमकर निशाना साधा। मतलब 24 की लड़ाई भले ही 10 महीने दूर है, लेकिन यूपी तापमान अभी से 7वें लेवल पर चला गया है। सपा के गढ़ में शाह की स्ट्राइक, 300 सीट पर जीतेंगे फाइट। 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार। दिल्ली वाला युद्ध, शाह ने यूपी से बजाया बिगुल। विपक्ष पर जमकर गरजे योगी शाह, यूपी को दिखाई विकास की नई राह। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए युग की शुरुआत। ये देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा पावर सेंटर है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है, उसी तरह यूपी की 80 सीट का मिजाज पूर्वांचल तय करता है। अब इसी पूर्वांचल के 2 किलों से भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह ने 300 सीट की हुंकार भर देश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं? और क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा, इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज आजमगढ़ की जनता को 4583 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 2024 की जीत का मंत्र भी दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को भी दंगों का प्रदेश जाना जाता था, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है। अमित शाह ने जहां कौशाम्बी को 612 करोड़ और आजमगढ़ को 4583 करोड़ की सौगात दी, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा दी। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचा है। अमित शाह ने विपक्ष पर यूपी को पीछे धकेलने से लेकर दंगे की आग में झोंकने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए, और यहाँ तक कह दिया कि जब से सूबे में भाजपा की सरकार आई, यूपी के नए युग की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में।
एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था और वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की। भाइयों बहनों, 17 के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शाह ने 24 के लिए 300 सीट पर जीत की हुंकार तो भर दी, लेकिन क्या यूपी से वही आशीर्वाद मिलेगा जो 2024 और 2019 में मिला था? क्योंकि जिस पूर्वांचल में शाह ने 24 का बिगुल बजाया, उसी पूर्वांचल में सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बात नजरबंदी पर सियासत लाल अखिलेश ने उठाए सवाल, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा उस वक्त चढ़ गया जब अमित शाह के कौशाम्बी पहुंचने पर सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। अब इसी को लेकर राजनीति गर्म है, भाजपा भी मैदान में उतर आई है। पल्लवी पटेल की नजरबंदी पर सियासत लाल, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पल्लवी पटेल का हमला सही नहीं है, राजनीति में बदला। पल्लवी पटेल पर पुलिस की इस निगहबानी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जब पूरा कौशाम्बी बड़े जश्न और बड़े उल्लास के साथ कौशाम्बी महोत्सव मना रहा था, तब पुलिस ने सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया। अब इसी हाउस अरेस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा हमला बोला कि बदले वाली राजनीति का बखेड़ा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक पल्लवी पटेल को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी के स्थापना दिवस पर जनता से ना मिलने देने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशाम्बी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब इसी को लेकर चौतरफा राजनीति शुरू हो, क्योंकि अखिलेश ने भाजपा की नकारात्मक राजनीति पर सवाल उठाए तो भाजपा भी पलटवार करते हुए मैदान में उतारा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि कौशाम्बी में जैसे विधानसभा सीट हराने का काम किए, लोकसभा सीट हराने का काम करेंगे। अपने देखे मुंगेरी लाल के धोखे में बहुत जो जीत गए हैं, आएंगे तो आपकी साइकिल को ऐसी पंचर करेंगे दोबारा चलने लायक नहीं रहेगी। उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, एक एक कार्यकर्ता आम जनता के लगातार संपर्क में है। केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तर प्रदेश का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। गौरतलब है कि कौशाम्बी के स्थापना दिवस के महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ सीएम योगी और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। एलआईयू और अन्य खुफिया तंत्र को आशंका थी कि पल्लवी पटेल कौशाम्बी महोत्सव में पहुंचकर हंगामा कर सकती हैं। हंगामे की आशंका को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल बिना निमंत्रण के ही कौशाम्बी महोत्सव में पहुंचने वाली थी, जबकि विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला था। देश के माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे उपस्थित होंगे, और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है तो ये मेरा दायित्व है और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनके स्वागत में रहूं और उस कार्यक्रम में शिरकत करूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसी चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियाँ देश की शिरकत कर रही हूँ, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा कर के उनका स्वागत करूं, और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। सपा विधायक पल्लवी पटेल को कौशाम्बी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जाने से रोके जाने पर, उन्हें घर में नजरबंद किए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है।
डॉक्टर पल्लवी पटेल का कहना है कि वो इस अवसर पर अपने क्षेत्र की स्थानीय जनता से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें घर पर ही नजर बंद कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला जो है, जिस तरह से एक स्थानीय महिला विधायक को उनके घर पर नजरबंद किया जाता है, कहीं ना कहीं भाजपा की नकारात्मक राजनीति का एक संकीर्ण रूप है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी वहां की जनता भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। हालांकि अमित शाह के कौशाम्बी महोत्सव में जाने के बाद पुलिस पल्लवी पटेल को रिहा कर दी, लेकिन जिस तरह से स्थानीय विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या किसी विधायक को उसी के स्थानीय कार्यक्रम में जाने से रोकना सही है या फिर सिराथू में मिली हार की टीस है, क्योंकि यही पल्लवी पटेल थी जिन्होंने 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को न सिर्फ हरा दिया था बल्कि भाजपा को चुभने वाला संदेश दिया था। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा पल्लवी पटेल को अपने लिए बड़ा खतरा मानने लगी है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 24 में भाजपा को हराने की बात कही, तो क्या अखिलेश कौशाम्बी से पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ा देंगे, क्योंकि 2024 के लिए सपा ने अपने लिए 50 सीट का लक्ष्य तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात निकाय चुनाव पर सीधी जंग, सपा की आपत्ति पर भाजपा का तंज, क्योंकि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर 800 से ज्यादा आपत्ति आई। इसे लेकर अब सपा और भाजपा में जंग छिड़ गई है, क्योंकि सपा कम आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठा रही है, उधर भाजपा कह रही है कि सपा चुनाव से भाग रही है, इसलिए आपत्ति जता रही है। निकाय चुनाव पर सीधी जंग, सपा की आपत्ति पर भाजपा का तंज। शहर में बनेगी किसकी सरकार, चुनाव से पहले वार पलटवार। निकाय चुनाव की जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है, क्योंकि सरकार ने आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर 832 आपत्तियां आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति समाजवादी पार्टी ने जताई है, जिसने एससी, एसटी और ओबीसी को कम सीटें देने का आरोप लगाया है। अब सपा की इसी आपत्ति पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि सपा चुनाव से डरती है, इसलिए वो आपत्ति दर्ज करा रही है। नगर पालिका के 200 में से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो इस बार भी हम लोग नगर निगम 17 है और 17 मेयर हमारे होंगे और नगर पालिकाएं भी हम। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो नगर विकास विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी जो अंतिम सूची जारी की थी, उस पर कुल 832 आपत्तियां जो हैं वो विभाग को मिली हैं, और अब उनका जल्द कहा जा रहा है कि निस्तारण हो जाएगा उन सभी आपत्तियों का, और फिर उसके बाद एक फाइनल जो नोटिफिकेशन है सीटों के रिजर्वेशन को लेकर वो जारी किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके से सीटों का रिजर्वेशन किया गया है उसे लेकर विभाग में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी चुनाव से भाग रही है और इसीलिए वो इस तरह से आपत्तियां दर्ज करा रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव कभी समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं पाई, इसीलिए पहले वो हाई कोर्ट में गई, उसने इस पूरे चुनाव को लटकाने की कोशिश की, और उसके बाद जब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो उसके खिलाफ भी आपत्ति समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं दर्ज करा रही है। गौरतलब है कि ये 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों पर वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें सपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल नगर निगम पर है, क्योंकि ये वो किला है जिसे बीते 2 चुनाव में सपा भेद नहीं पाई है। अब इसी मोर्चे पर भाजपा सपा को घेर रही है। हमारी सरकारें, हमारी पार्टी समाज के सब वर्गों के लिए काम कर रही है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में।
इनके आरक्षण की जो कल्पना है, इनकी जो सामाजिक न्याय की कल्पना है, उसमें उनका परिवार, उनके घर के लोग, उनके समाज के लोग तक ही सीमित है। न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो 832 आपत्तियां आई हैं, उससे निकाय चुनाव पर कोई अड़ंगा तो नहीं डल जाएगा, क्योंकि ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही होना था। लेकिन आरक्षण को लेकर इतनी आपत्ति आई कि मामला कोर्ट पहुंच गया और अब वही डर फिर से सता रहा है। हालांकि उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने भी पुरानी गलतियों से सीख ली है और सोच समझकर आयोग की रिपोर्ट के बाद ही उसने सीटों पर आरक्षण की तस्वीर साफ की है। अब सवाल इस बात का है कि जब चुनाव होगा तो किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि पहले ही नगर निगम में सपा का हाथ तंग है, लेकिन पालिका परिषद और नगर पंचायत तो उसने पिछली बार भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात जितने कमरे उतने स्कूल, बच्चों की टेंशन हाउसफुल। ये प्राइमरी शिक्षा की वो कहानी है जिसे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे, क्योंकि अलीगढ़ में 3 स्कूल ऐसे हैं जो 3 कमरों में चलते हैं। मतलब एक कमरा एक स्कूल, दूसरा कमरा दूसरा स्कूल, जहां न बैठने की जगह है न पीने का पानी। ये बच्चों की भविष्य की बर्बादी की निशानी है। जितने कमरे उतने स्कूल, बच्चों की टेंशन हाउसफुल। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, सरकारी दावे तार तार। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा का क्या हाल है, अगर इसकी वानगी देखनी है तो अलीगढ़ चले आइए। वही अलीगढ़ जो एएमयू के लिए देश भर में विख्यात है। उसी अलीगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा कि 3 स्कूल 3 कमरों में चल रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फर्स्ट और सेकंड के तो बाहर बैठते हैं बेंच पे, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ के भी अंदर बैठते हैं अलग अलग ग्रुप में। एक ही रूम में के थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बैठते हैं? हाँ, ग्रुप बना के। यह हाल तब है जब मंत्री संदीप सिंह अलीगढ़ से आते हैं और सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की क्लास एक साथ चलती है तो बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल होगा। इन स्कूलों की हालत यह है कि यहाँ पंजीकृत छात्रों की संख्या के हिसाब से बैठने के लिए जगह तक नहीं। हमारे यहाँ स्कूल कंबाइंड करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये एक ही रूम में बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, एक ही रूम में नहीं है, क्योंकि इसमें कुल 4 ही कमरे हैं, तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बिठाना है। इस पूरे मामले पर अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ये कहते हुए पर्दा डाल रहे हैं कि उनके नगर क्षेत्र में 110 स्कूल हैं, जिसमें कुछ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। कुछ स्कूल एक ही कैंपस में इसलिए चल रहे क्योंकि उनका सेविलियर नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में 110 विद्यालय हैं, जिसमें उच्च प्राथमिक और प्राथमिक सब मिलते हैं, और कुछ स्कूल एक ही कैंपस में कई स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका सेविलियर नहीं हुआ है। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है और हमारी कार्य योजना बन गई है, जो एक ही कैंपस में स्कूल है, शासन आदेश के अनुसार उसको स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और वो एक स्कूल संचालित के रूप में होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी दलील से बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि सच तो यह है कि कमरों में चल रहे स्कूल में न बैठने की जगह है, न टॉयलेट, न पानी और न ही पूरे इंतजाम। यहाँ पढ़ना जंग लड़ने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।